मैं दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी पृथ्वीराज चौहान को अनंगपाल तोमर के महल में आते हुए। मैंने ये भी देखा कि किस तरह माता कुंती ने पृथ्वीराज को अपना आशीर्वाद दिया। इधर जयचंद और विजयचंद भी अपनी साजिशों के जाल बुन रहे थे। उधर गुप्तचर नृत्यांगना चकोरी अपने मुख पर घूंघट डाले सूरज कुंड आ रही थी। पृथ्वीराज चौहान चिंता में था कि किस तरह वो इस उत्तरदायित्व को निभाएगा। वो शक्ति मांग रहा था माता कुंती से। आज दरबार में पृथ्वीराज महाराज पृथ्वीराज बनकर सूरज कुंड के राज सिंहासन पर विराजमान है। सामने है चकोरी, मुख पर घूंघट डाले, और चुनौती दी है चंद्रवरदाई ने कि वो उसका मुख देखे बिना उसका वर्णन करेगा। और इस अद्भुत तमाशे को देखने के लिए मैं भी व्याकुल हो रही थी। महाशय, आपका परिचय? नृत्यांगना चकोरी, ये हैं हमारे दरबार के सामंत रत्न, हमारे मित्र। इन पर माता शारदा की बड़ी कृपा है। ये हैं कवि चंद्रवरदाई। मैंने नाम तो सुना था, आज इनके दर्शन भी हो गए। नृत्यांगना चकोरी, आपने तो हमारे दर्शन कर लिए, मगर इस दरबार में महाराज से लेकर सामंत तक किसी ने भी आपके दर्शन नहीं किए। किंतु मैं अपनी कल्पना की आंखों से जो देख रहा हूं उसे वर्णन करने जा रहा हूं, और मेरा दावा है कि मैं जो वर्णन करूंगा आपका चेहरा हूबहू वैसा ही होगा। कवि चंद्रवरदाई, अगर आपका वर्णन सच ना निकला तो मैं वचन देता हूं कि यह वाणी का दास आपका दास बन जाएगा। लेकिन नृत्यांगना चकोरी, अगर मेरा वर्णन सही निकला तो मैं भी आपको वचन देती हूँ कविराज कि नृत्य कला की यह दासी आपकी दासी बन जाएगी, और पहली बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर इस भरे दरबार में अपना घूंघट उलट देगी। कविराज, ये क्या किया आपने? ये कैसी चुनौती दे डाली आपने? क्षमा करें महाराज, कविराज ने चुनौती दी और मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। अब तो केवल परिणाम ही बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। महाराज, रोक लीजिए अपने मित्र को। नहीं नाना साहब, अब तो हम सबको हृदय थाम कर इस मनोरंजक स्पर्धा का परिणाम देखना चाहिए। अगर मैंने अपने मित्र को रोक लिया तो यह मेरे विश्वास की हार होगी। स्पर्धा आरंभ की जाए। लाख छुपाए तो घूंघट में, लाख छुपाए तो घूंघट में, गोरी अपना रूप। लाख छुपाए तो घूंघट में, गोरी अपना रूप। झलक रहा है मुखड़ा तेरा, झलक रहा है मुखड़ा तेरा, जूं बदली से धूप। लाख छुपाए तो घूंघट में। काले काले केश घनेरे, बरखार तुकी रहना। काले काले
केश घनेरे बरखार तू की रहना, चंचल चितवन बोझिल पलकें नील कमल से नैना, अधर पे काला तिल है जैसे फूल को भौरा चूमे, या दीपक की लौ पर जैसे मस्त पतंगा झूमे। देख विधाता आप चकित है, देख विधाता आप चकित है, रच के तेरा रूप लाख छुपाए तो घूंघट में। गजरा महके गजरा लहके, माथे बिंदिया दम के, गजरा महके गजरा लहके, माथे बिंदिया दम के, कान का बाला चांद का हाला, नथ जू बिजली चमके, भीगे भीगे होंठ रसीले, आंखें हैं मतवाली, गाल गुलाबी फूलों जैसे या उषा की लाली। को देख लजाए चंदा, मुख को देख लजाए चंदा, ऐसा रूप अनूप लाख छुपाए तो घूंघट में। है कल्पना चित्रकार की, गायक का संगीत, बना है तेरे रूप का दर्पण गोरी मेरा गीत। कोई न जाने बस मैं जानूं तू क्यों रूप छुपाए, तू जो उलट दे घूंघट अपना आप से लग जाए, आप से लग जाए, आप से लग जाए। अभिनंदन 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 चकोरी, अभिनंदन मित्र चंदवरदाई। कैसे प्रशंसा करें हम तुम्हारी। नृत्य और गीत का ऐसा प्रदर्शन हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस स्पर्धा की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि तुमने अपने जिन शब्दों से इनके चेहरे का वर्णन किया, हमने देखा कि यह हूबहू वही चेहरा है। तुम्हारे वर्णन में और इनके चेहरे में तिल भर भी अंतर नहीं है। वाह चंदवरदाई, तुमने अपने शब्दों के चमत्कार से आज कल्पना को वास्तविकता में बदल दिया है।
तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। नृत्यांगना चकोरी, तुम इस स्पर्धा में हारी नहीं हो, बल्कि आज तुमने अपनी कला के साथ साथ अपने रूप को भी उजागर कर दिया। तुमने अपनी कला का प्रदर्शन तो किया ही और साथ ही अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। तुम भी हमारी बधाई की पात्र हो। इस स्पर्धा का सबसे सुंदर पहलू यह रहा कि आज इस दरबार ने घूंघट में छुपा वो सुंदर मुखड़ा देखा जिसे आज तक किसी दरबार को देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। तुमने आज इस उत्सव को एक यादगार उत्सव बना दिया है चकोरी। तुम हमारे विशेष पुरस्कार की अधिकारी हो। तुम जो मांगोगी तुम्हें दिया जाएगा। क्षमा अन्नदाता, दरियादिली तो चौहान दरबार की शान है, उनकी परंपरा है। आप सचमुच कला के पारखी हैं। मैं ये पुरस्कार अवसर आने पर मांग लूंगी आपसे। मगर इससे अच्छा अवसर और कब आएगा चकोरी? अन्नदाता, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में हर दिन हर पल ऐसा अवसर आए जिसकी याद दिलों से कभी ना जाए। वाह चकोरी, वाह। हमने देखा कि तुम्हारा तन ही नहीं मन भी सुंदर है। तुम तो सुंदरता की प्रतिमा हो। हम तुम्हें वचन देते हैं चकोरी कि तुम जब मांगोगी, जो मांगोगी, हम तुम्हें देंगे। धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। कविराज, कविराज। हाँ, कहो द्वारपाल। सुप्रसिद्ध नृत्यांगना चकोरी आपसे मिलना चाहती है। चकोरी, जाओ उन्हें आदर सम्मान के साथ लेकर आओ। जो आज्ञा। आइए। नृत्यांगना चकोरी, हमारे कक्ष में आपका स्वागत है। अरे, ये क्या कर रही हैं आप? कविराज, मैं अपना स्थान ढूंढ रही हूं। मगर ये आपका स्थान नहीं, ये तो पैर है मेरे। बस, अब तो इन्हीं चरणों में मेरा स्थान है। ये क्या कह रही हैं आप? आपके कोमल पांव जब थिरकते हैं तो लाखों दिल आपके चरणों पर न्यौछावर होने के लिए मचल उठते हैं। हर जवां दिल की धड़कन है आप, लाखों दिलों की तमन्ना है आप। आपका स्थान किसी साधारण कवि के चरण नहीं, बल्कि किसी भाग्यशाली इंसान का दिल हो सकता है। कविराज, आप भूल कर रहे हैं। मैंने तो घूंघट में अपना मुख छुपा के रखा था। यह मेरी प्रतिज्ञा थी कि अपना मुख किसी को नहीं दिखाऊंगी। आपने बिना मेरा मुख देखे मेरे चेहरे का वर्णन किया, ऐसा वर्णन कि आपका एक एक शब्द घूंघट में छुपे मेरे चेहरे का रहस्य खोल रहा था। तब मैं अपने हाथों को नहीं रोक सकी। मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और चेहरे से घूंघट हटा दिया। और आपके चेहरे से घूंघट का हटना ही था कि सारे दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। एक बिजली सी गिर पड़ी। दिलों ने धड़कना बंद कर दिया, पलकों ने झपकना छोड़ दिया। हर कोई सख्ती में आ गया, किसी को भी होश नहीं था। और सच पूछिए तो मैं भी अपने होश खो बैठा था। कविराज, उसी दरबार में मैं अपनी शर्त हार गई और आपकी दासी बन गई। नहीं, आप नहीं हारी, बल्कि आपके सामने सब हार गए। कविराज, आप दिल रखने की बात ना कीजिए, झूठी तसल्ली ना दीजिए। अब तो मैं आपकी दासी हूं। मगर मैं आपको दासी नहीं मान सकता। अगर आपने मुझे दासी स्वीकार नहीं किया तो उस वचन का क्या होगा जो मैंने आपको दिया था? नृत्यांगना चकोरी, जाइए
मैंने आपको इस वचन बंधन से आजाद किया। आपने आजाद कर दिया कविराज, मगर मैं तो उस बंधन में सदा के लिए बंध गई। मैं तो सदा के लिए आपकी दासी बन गई। अब तो आप ठोकर मारे तभी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। नहीं नृत्यांगना चकोरी, मैं भी एक कलाकार हूं, कला का उपासक हूं। मैं आपको अपनी दासी बनाकर आपकी कला को अपनी चुनौती की भेंट नहीं चढ़ा सकता। यह कला का अपमान है, एक पाप है। कविराज, अगर मैंने अपने वचन का पालन नहीं किया तो ये उससे भी बड़ा पाप होगा। नहीं, मैं किसी भी हालत में आपको अपनी दासी नहीं बना सकता। और मैं किसी भी हालत में यहां से नहीं जाऊंगी। हम दोनों ही अपने अपने तर्क पर अड़ गए हैं। अब हम दोनों में से कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर सकता। इसका निर्णय तो कोई तीसरा ही करेगा। और वो तीसरा कौन होगा? सिवाय महाराज पृथ्वीराज चौहान के और कौन हो सकता है? यह निर्णय हम उन्हीं पर छोड़ते हैं। अगर उन्होंने भी आपकी बात का समर्थन किया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। चलिए। महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास ले जाकर आपने अपनी हार और मेरी जीत पे मोहर लगा दी है। आइए आइए मित्र चंद्रवरदाई और चकोरी, आइए, हम आप दोनों का स्वागत करते हैं। महाराज, हमने इस समय आपके कक्ष में आकर आपका एकांत भंग तो नहीं किया? नहीं नहीं मित्र, हम तो तुम दोनों के ही बारे में सोच रहे थे। सच मित्र, आज हमने दरबार में जो कुछ देखा वो तो बस एक सुंदर सपने के समान था। हमने देखा तुम्हारी वाणी का चमत्कार और चकोरी का मन लुभाने वाला नृत्य, तुम्हारी चुनौती और इनके मुखड़े का वर्णन, और फिर भरे दरबार में चकोरी का अपने चेहरे से घूंघट उठाना। वाह! मगर महाराज, इनका चेहरे से घूंघट उठाना ही तो समस्या बन गया है। समस्या? जी हां, यह समस्या हम दोनों के बीच में है और जिसका निर्णय आपको करना है। मगर समस्या क्या है मित्र? अन्नदाता, आप तो जानते हैं कि नृत्य करने से पहले मैंने अपना घूंघट ना हटाने की प्रतिज्ञा की थी। हां, हम जानते हैं। और कविराज ने आपको चुनौती दी थी कि ये बिना चेहरा देखे आपके चेहरे का वर्णन करेंगे, और आपने चुनौती स्वीकार कर ली थी, है ना? शर्त यह थी कि अगर कविराज का वर्णन सही निकला तो आप इनकी दासी बन जाएंगी, और अगर वर्णन गलत निकला तो ये आपके दास बन जाएंगे। हाँ अन्नदाता, और दरबार ने देखा कि कविराज का वर्णन सही निकला। मैं अपनी शर्त हार गई अन्नदाता, और अब मुझे अपना वचन पूरा करना है। मगर महाराज, मैं नहीं मानता कि इन्होंने शर्त हारी है। मगर कविराज, हार और जीत का निर्णय तो अन्नदाता ही करेंगे। और हमारा निर्णय है कि चकोरी भी अपना वचन पूरा करे। मगर महाराज, यह वचन नहीं, यह तो चुनौती है। चुनौती और वचन में बड़ा अंतर होता है। आपने सही कहा कविराज, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनौती देना और चुनौती स्वीकार करना उन्हीं के लिए संभव होता है जो वचन का सम्मान करना जानते हैं। और हम यह चाहते हैं कि चकोरी भी अपना वचन पूरा करे। महाराज, आपके इस निर्णय से किसी का अपमान होगा। नहीं कविराज, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम इनका अपमान नहीं, हम तो इन्हें सम्मान देना चाहते हैं। हां, हम नृत्य सम्राज्ञी चकोरी को राज नर्तकी के पद पर सुशोभित होने का आमंत्रण देते हैं। अन्नदाता, मैं आपके इस निमंत्रण को अनमोल पुरस्कार समझकर स्वीकार करती हूँ। आपके इस निर्णय ने मुझे इस राज्य में रहने का स्थान दिया। अब जो स्थान मैं चाहती हूँ वो स्थान भी मुझे मिल ही जाएगा। किंतु महाराज, आपके इस निर्णय से मुझ पर कला को बंदी बनाने का आरोप लग जाएगा। नहीं मित्र, हमारा निर्णय तो नृत्य और काव्य के मिलन का कारण बनेगा। आज सौंदर्य और कला का मिलन होगा। आज तक चकोरी केवल धरती से चंदा की ओर देखती ही रही है। आज तक ये प्रेम कहानी अधूरी थी, मगर आज चंदा का चकोरी से मिलन होगा
और ये प्रेम कहानी आरंभ होगी। कविराज, प्रेम और प्रेमी का रिश्ता तो भक्त और भगवान का होता है, और धरती का प्रेम तो ऐसा होता है कि आकाश को भी अपनी ओर झुका लेता है और फिर बन जाता है क्षितिज। अब दीपक और पतंगे का प्रेम ही देख लीजिए। कहने को तो पतंगा जलकर मरता है दीपक के लिए, मगर दीपक भी तो पतंगे से मिलने के लिए जलता रहता है। फिर प्रश्न ही कहां उठता है कि किसने किसको जलाया। सच तो यह है कि दोनों अग्नि में जले। हाँ? कविराज, चकोरी तो चंदा की प्रेरणा है। आप सुर हैं और चकोरी ताल। जाइए, हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्नदाता, पृथ्वीराज के दरबार में चकोरी ने अपने नृत्य द्वारा जो जादू जगाया तो देखने वालों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। चकोरी ने अपनी नृत्य कला द्वारा वहां के लोगों का मन ही मोह लिया। इसके आगे भी कुछ हुआ? हाँ अन्नदाता, चकोरी ने भरे दरबार में घोषणा की कि वो नृत्य करते हुए अपना मुखड़ा नहीं दिखाएगी, किंतु कविराज चंद्रवरदाई ने उन्हें चुनौती दी कि अगर वो अपना मुखड़ा न भी दिखाना चाहे तो भी वो अपनी कल्पना शक्ति से उसके रूप का ऐसा वर्णन करेंगे जो बिल्कुल उसके चेहरे के चित्र जैसा होगा। तब चकोरी ने भी उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि यदि उसका वर्णन सही निकला तो वो अपने चेहरे से घूंघट हटा देगी। और अन्नदाता, अंत में चकोरी को घूंघट हटाना ही पड़ा। इसका मतलब यह है कि चकोरी हार गई? नहीं अन्नदाता, जिस किसी ने भी चकोरी का मुखड़ा देखा बस वो वहीं अपना मन हार गया। अन्नदाता, पृथ्वीराज चौहान ने प्रसन्न होकर चकोरी को राज नर्तकी के पद पर नियुक्त कर दिया। बस यही समाचार आपको देना था अन्नदाता। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा अन्नदाता। पिताजी, चकोरी की यह सफलता हमारी सफलता का पहला कदम है। हाँ पुत्र जयचंद, तुमने चकोरी के बारे में जो अनुमान लगाया था वो बिल्कुल सच था। हमने भी उसे प्रश्नोत्तर करके उसकी योग्यता की परख कर ली थी, मगर उसे इतनी अधिक सफलता मिलेगी इसका अनुमान न था। पृथ्वीराज के महल में चकोरी का स्थान पा लेना बिल्कुल वैसे ही है पिताजी, जिस तरह लकड़ी के खंबे में दीमक लग जाती है, और जिस खंबे में दीमक लग जाती है पिताजी, वो अकेला नहीं गिरता, पूरे भवन को साथ लेके गिरता है। सच कह रहे हो पुत्र। पृथ्वीराज चौहान के राज्य को चकोरी नामक दीमक लग चुकी है। अब देखना यह है कि उसका यह राज्य कब गिरता है इन चरणों में। हाँ पिताजी। पुत्र। नाना साहब। हाँ आइए। जीवता रहे। क्या बात है पुत्र? कोई चिंता है मन में? नहीं, चिंता नहीं है नाना साहब। एक उलझन है जिसके लिए मैं खुद आपसे परामर्श लेना चाहता था। कैसी उलझन? नाना साहब, मैं अपने मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल करना चाहता हूं। तो इसमें मुझसे परामर्श करने की क्या आवश्यकता है पुत्र? अपने मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार तो राजा का है। फिर भी नाना साहब, आपसे पूछे बिना मेरे मन को तसल्ली ना होगी। पूछो पुत्र। मैं श्रीमान महिपत राय के स्थान पर चामुंड राय को महामंत्री पद पर नियुक्त करना चाहता हूं नाना साहब। पुत्र, मेरी सोच में तो महिपत राय को अपनी आयु के हिसाब से अब विश्राम करना चाहिए। तुम युवा पीढ़ी की हो, तुम्हारी विचारधारा तुम्हारे बदलते युग के अनुसार नीतियों में भी बदलाव आना चाहिए। वैसे भी पुत्र, जब पुराने दीपक की लौ कम हो जाती है तो नया दीपक जलाना ही पड़ता है।
चामुंड राय के बारे में तुम्हारा निर्णय सराहनीय है। उनकी योग्यता किसी से भी छिपी हुई नहीं है। वो हर तरह से इस पद के योग्य हैं। धन्यवाद नाना साहब। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? अन्नदाता, कोई युवती आपसे मिलना चाहती है। उन्हें सम्मान के साथ अंदर ला। जो आज्ञा अन्नदाता। दुहाई है अन्नदाता, दुहाई है, दुहाई है अन्नदाता। आपकी ये दुर्दशा किसने की है? कौन है वो जिसके दिन पूरे हो गए हैं? किसने आपको कष्ट पहुंचाया? कौन है आप? महाराज, मैं वो अभागिन हूं कि शादी के बाद भी मेरे पति ने मेरा चेहरा भी ठीक तरीके से नहीं देख पाया और मुझे इस अवस्था में आपके सामने आना पड़ा। मगर आप है कौन? मैं आपके अंगरक्षक भवानी सिंह की पत्नी रूप कुंवर हूं। क्या? भवानी सिंह की पत्नी? हाँ अन्नदाता। मगर भवानी सिंह तो अपना गौना लेने ब्रह्मावर्त गए थे। कहां है वो? मैं क्या बताऊं अन्नदाता। मुझे सौभाग्य की कुछ घड़ियां तो मिली थी, मगर मेरा दुर्भाग्य कि वो इतनी शीघ्र ही चली गई मेरे जीवन से, जिस तरह शीतकाल से धूप निकल जाती है। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों ने मुझे मेरे स्वामी भवानी सिंह के साथ विदा किया था। अन्नदाता, हम महोबा राज्य की सीमा से बाहर निकले ही थे। सरसा पहुंचते पहुंचते धूप तेज हो गई। हमने रास्ते में पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया। चलो हट हट, चलो चलो हटो हटो हटा 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 सुनिए, अरे मैं आपको घूंघट उठाने को नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं कि अभी घूंघट उठाने की रस्म पूरी नहीं हुई है। अभी इस चंद्रमा को घूंघट में ही रहने दीजिए, पर शब्दों की चांदी तो मुझ तक पहुंच सकती है ना। देखिए, आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मांगने में संकोच ना कीजिए, वरना यह शर्मिंदगी मेरा सारी जिंदगी पीछे नहीं छोड़ेगी कि एक कन्या को मैं उसके माँ बाप से अलग तो कर लाया, लेकिन उसे सुख सुविधा नहीं दे पाया। अब हम थोड़ी देर यहां विश्राम करेंगे। अगर आप नीचे आ जाएं तो मैं इन बैलों को भी चारा पानी दे दूं। आइए। यह तो बड़ा अन्याय है। सब लोगों के सामने इस हाथ में हाथ दिया गया आपका। आपने मुखड़ा न दिखाने की सौगंध खाई है, मगर नीचे उतरने के लिए तो आपको इस हाथ का सहारा लेना ही पड़ेगा। ब्याह कर लाए हैं हम आपको, भगा कर नहीं लाए। अगर आप अपना हाथ नहीं देंगी तो लोग क्या कहेंगे भवानी सिंह को।
अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आकाश के चंद्रमा को धरती पर उतार रहे हैं। छोड़ दीजिए ना, कोई देख लेगा। आपको लोगों की चिंता है, हमारी कोई चिंता नहीं, जिसने अभी तक आपका मुख तक नहीं देखा। छोड़ दीजिए ना, मुझे बहुत शर्म आ रही है। लीजिए, उतार दिया आपको। अब तो खुश हैं? आप यहां विश्राम कीजिए और भोजन की व्यवस्था कीजिए। मैं पानी लेकर आता हूं। आपको यहां अकेले में डर तो नहीं लगेगा? जी नहीं। सही कहा। अच्छा इधर देख। नई नवेली दुल्हन है, देख रहा है उसे? लाल जोड़े में तांबे जैसे हाथ कैसे चमक रहे हैं उसके। अरे इसके हाथ ऐसे हैं तो मुखड़ा कैसा होगा? हाय, चले चले। अरे गोरी, अपना मुखड़ा तो दिखा। कौन है आप लोग? हम यहाँ के सैनिक हैं। एक क्षेत्र हमारा पड़ता है और हर यहाँ से गुजरने वाले को कर देना पड़ता है। और कर दिए बिना हम किसी को जाने नहीं देते। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोग सैनिक हैं, मैं भी किसी सैनिक की पत्नी हूँ। ऐसा व्यवहार आप लोगों को शोभा नहीं देता। अरे हमने कौन सा अपराध किया है? सिर्फ मुखड़ा ही तो देखना चाहते हैं। नहीं देख सकते इस तरह मेरा मुखड़ा। आवाज में तो बड़ी खनक है। मुखड़ा तो हम देखकर ही रहेंगे। देखो, मैं भी शतरानी हूँ, एक तलवार की धनी की पत्नी। अरे हमने कौन सी चूड़ियां पहनी है? आओ भाइयों। चलो जरा मुखड़ा देखते हैं। देख देख तो। बचाओ! बचाओ! ठहरो।